स्टडी मैजिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नेटवर्क थ्योरम का जो बेसिक टर्म था, जैसे लूप क्या होता है, मेश क्या होता है, नोड क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, एक्टिव एलिमेंट क्या है, पैसिव एलिमेंट क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो, ये लेक्चर देख रहे हो, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, कन्फ्यूज़ होंगे। आप पहले प्लेलिस्ट में जाओ, पहले लेक्चर से स्टार्ट करो और फिर सारे वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ। हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि बीटी यूपी के सिलेबस के हिसाब से जो एक कंटेंट हो सकता है वो मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इसी सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा और प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ को आप लोग पा जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में जो हमने टर्म पढ़ा था, जैसे नोड, जंक्शन, ब्रांच, लूप के बारे में, तो आज हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले इसको समझ लेते हैं। स्क्रीन पे आपको अभी दिख रहा होगा, यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे इसको ध्यान से आप लोग देखिए। इसी के थ्रू हम लोग समझ लेंगे कि किसको क्या हम कहते हैं। मैंने बताया था नोड के बारे में मैंने बताया था। नोड का मतलब सर्किट में या नेटवर्क में जहाँ पे दो या दो से अधिक एलिमेंट मिल रहे हों उसे नोड कहते हैं। अब देखिए नोड, इस ए पॉइंट को आप लोग देखिए ध्यान से, ए पॉइंट को देखिए। तो ए पॉइंट को अगर आप लोग देखेंगे, अगर ए पॉइंट को आप लोग देखते हो तो ए पॉइंट को देखने पे आपको समझ में आ रहा है कि एक बैटरी है यहाँ पे और ये R1 रेजिस्टेंस है, वो ए पॉइंट पे मिल रहा है, तो ए हमारा नोड हो जाएगा। बी को देखिए, तो बी पॉइंट पे क्या मिल रहा है, R2 रेजिस्टेंस मिल रहा है, R1 रेजिस्टेंस मिल रहा है और R3 रेजिस्टेंस मिल रहा है, इसलिए बी पॉइंट को भी हम लोग नोड कहेंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ पे दो या दो से अधिक एलिमेंट मिले उसे ही हम लोग नोड कहते हैं। सी पॉइंट को देखिए, तो सी पॉइंट पे ये बैटरी जो है ये भी मिल रहा है और R3 जो रेजिस्टेंस है वो भी मिल रहा है, कहाँ पे, सी पॉइंट पे, इसलिए सी को नोड बोलेंगे। और डी की बात कह रहा है इसमें, डी, तो ये डी है आपका, इसको डी मैं बोल रहा हूँ, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, ये डी है आपका पॉइंट, क्या है, डी है। तो ये जो डी पॉइंट है यहाँ पे अगर देखें तो R2 रेजिस्टेंस, बैटरी E2 और बैटरी E1 मिल रहे हैं कहाँ पे, D1 पॉइंट, डी पॉइंट पे, तो उसे हम लोग नोड कहेंगे। क्या कहेंगे, नोड, इसलिए BCDA नोड हो गया। अब बात आती है किसकी, जंक्शन की। अब जंक्शन की बात आती है, तो जंक्शन का मतलब क्या था। देखो, जंक्शन के डेफिनेशन में हम लोग ये कह रहे थे कि वह बिंदु, किसी नेटवर्क या सर्किट में वह बिंदु, वह पॉइंट जहाँ पे 3 या 3 से अधिक एलिमेंट मिले, क्या हो, 3 या 3 से अधिक एलिमेंट मिले, उसे जंक्शन कहते हैं। नोड में क्या था, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिले, जंक्शन में क्या है, 3 या 3 से अधिक एलिमेंट मिले। तो अगर मैं ए की बात करूँ तो यहाँ पे 2 ही एलिमेंट मिल रहे हैं, R1 रेजिस्टेंस और बैटरी E1, तो ए हमारा जंक्शन नहीं होगा। नोड है, हाँ, ए नोड है बट जंक्शन नहीं है। बी की अगर बात करें तो बी बिंदु पे R1 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस और R2 रेजिस्टेंस 3 एलिमेंट मिल रहे हैं, तो बी हमारा क्या, नोड है, हाँ नोड है। जंक्शन है कि नहीं है, हाँ जंक्शन भी है, क्योंकि नोड में 2 या 2 से अधिक होता है और जंक्शन में 3 या 3 से अधिक, तो 3 एलिमेंट मिल रहे हैं, इसलिए बी हमारा जंक्शन हो गया। सी क्या है, सी हमारा नोड है बट जंक्शन नहीं है। और बिंदु डी की बात करें, पॉइंट डी की बात करें, यहाँ पे 3 एलिमेंट मिल रहे हैं, बैटरी E1, बैटरी E2 और R2 रेजिस्टेंस इस बिंदु पे मिल रहे हैं, इसलिए डी हमारा जंक्शन हो जाएगा। तो जंक्शन की अगर बात करते हैं तो 2 जंक्शन मिलते हैं हमें, बी और डी, क्या है, बी और डी हमारे पास जंक्शन है। अब अगर ब्रांचेस की बात करें, ब्रांच क्या है, तो ब्रांच में मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था, ब्रांच के लिए मैंने क्या बताया था, ब्रांच के लिए मैंने बताया था कि जहाँ पे 2 या 2 जो हमारे पास जंक्शन होते हैं ना, तो उन जंक्शन के बीच का जो पार्ट है उसे ही हम लोग ब्रांच कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रांच कहते हैं। 2 जंक्शन के बीच में जो भी पार्ट होगा उसे हम लोग ब्रांच कहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें समझाने का प्रयास करता हूँ, आप लोग देखिएगा और इस चीज़ को समझिएगा। इस डायग्राम में ध्यान से देखें, अगर ब्रांच की बात करें तो सबसे पहले जो ब्रांच की डेफिनेशन है, ध्यान से फिर से सुन लो। ब्रांच 2 या 2 जंक्शंस के बीच का जो एलिमेंट होगा, जो पार्ट होगा, एलिमेंट हो या बहुत सारे एलिमेंट हो 2 जंक्शन के बीच, उसे हम लोग ब्रांच कहते हैं। तो पहले जंक्शन देखते हैं, डायग्राम में क्या है हमारे पास,
तो हमारे पास जंक्शन बी है और डी, ये दो जंक्शन है हमारे पास। इसके बीच का मैं देखने का प्रयास करूँगा। तो बी डी के बीच हम इस रास्ते से आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं ना। तो बी और डी के बीच में आना चाहें तो इधर से आ सकते हैं, बी और डी के बीच में आना चाहें तो इधर से आ सकते हैं, या बी और डी के बीच में आना चाहें तो ऐसे आ सकते हैं। तीन रास्ते हमें दिखे हैं, ठीक है। बी और डी के बी से डी तक आने के लिए तीन रास्ते दिखे हैं। एक रास्ता ये दिखा है, दूसरा रास्ता ये दिखा है और तीसरा रास्ता ये दिखा है। चलिए, अगर हम पहले वाले रास्ते को देखते हैं तो बी सी और डी क्या होता है, बी से आएंगे सी पे, सी से आएंगे डी पे। तो बी सी डी एक ब्रांच हमारा हो गया, क्योंकि बी से डी के बीच में ये भी पड़ रहा है, तो बी सी डी एक ब्रांच हुआ। अब दूसरा हम देखते हैं दूसरे वाले रास्ते को, तो बी ए डी, तो बी ए डी हमारा एक ब्रांच हो गया। और बी से डी तक आने में एक और रास्ता ये हमारे पास दिख रहा है, तो बी से डायरेक्ट डी पे आ जाएंगे बी और डी, तो एक ब्रांच हमारे पास ये हो गया। इसके अलावा इन दोनों जंक्शंस के बीच में जाने का कोई रास्ता हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब लूप की बात करें, अगर लूप की बात करते हैं तो लूप की बात देखिए, हम लोग लूप देख लेते हैं। लूप क्या है उसको देख लेते हैं, 2 मिनट आप होल्ड करिए। लूप देखते हैं हम लोग, लूप क्या है यहाँ डायग्राम में। देखिए, लूप की बात करें तो क्लोज पाथ हमें देखना है। तो एक क्लोज पाथ ये दिख रहा है, एक क्लोज पाथ ये दिख रहा है और एक बड़ा वाला क्लोज पाथ ये दिख रहा है, ठीक है। तो पहले वाले लूप की बात करें तो ए बी डी ए, तो ए बी डी ए मतलब ए बी डी फिर से ए पे आ गए, तो एक लूप ये हो गया। दूसरा लूप ये हो गया बीच वाला, तो बी सी डी बी, तो बी सी डी बी हो गया हमारे पास, ठीक है। बी सी डी बी हो गया हमारे पास। उसके बाद एक और हम लोग देख लेते हैं। अब एक ये बड़ा वाला हो गया, तो बड़े वाले को कैसे लिखेंगे, ए बी सी डी ए, तो ए बी सी डी ए, एक लूप ये हो गया, ठीक है। तो 3 लूप दिख रहे हैं। मेश किसे कहते थे, मेश जो सबसे छोटा लूप होगा ना हमारे सर्किट में जो सबसे छोटा लूप होगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मेश कहते हैं। क्या कहते हैं, मेश। तो मेश में अगर देखें तो 2 मेश है हमारे पास, एक ये मेश हो गया, एक ये हो गया, क्योंकि इसको और छोटे भाग में नहीं डिवाइड कर सकते, सबसे छोटा लूप यही है। एक ये हो गया और दूसरा वाला ये हो गया, तो वही हम दोनों को लिख देंगे। जैसे ए बी डी ए हो गया, ए बी डी ए, और दूसरा बी सी डी बी, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक एक कंसेप्ट हो गया हमारे पास चीज़ों को समझने के लिए। ध्यान से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। सुपर पोजिशन थ्योरम हमारा पहला थ्योरम है, ठीक है। सुपर पोजिशन थ्योरम पहला थ्योरम है सर्किट थ्योरम नेटवर्क थ्योरम में। इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। तो इसमें यह है, किसी रेखीय मतलब लीनियर बोलते हैं, बाइलेटरल डीसी नेटवर्क में जो एक से अधिक एनर्जी सोर्सेज वाला हो, एक या एक से अधिक, ठीक है, एक या एक से अधिक एनर्जी सोर्सेज वाला होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है ना, सुपर पोजिशन थ्योरम में ये देखना है ना कि एक एनर्जी सोर्स केवल रहेगा ना सर्किट में, तो वहाँ पे सुपर पोजिशन थ्योरम हमारा अप्लाई नहीं होता है। हमारा सुपर पोजिशन थ्योरम उस सर्किट में अप्लाई होगा जिस सर्किट में एक से अधिक एनर्जी सोर्स हो। क्या हो, एक से अधिक एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स का मतलब एनर्जी सोर्स में या तो वोल्टेज सोर्स हो सकता है या तो करंट सोर्स हो सकता है। तो हमारे सर्किट में एक या एक से अधिक एनर्जी सोर्स होने का मतलब एक या एक से अधिक करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स हो, तो उसी में ये सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई होता है। तो क्या होगा जब एक या एक से अधिक एनर्जी सोर्स होगा, तो किसी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज या किसी एलिमेंट से होकर जाने वाले करंट का मान प्रत्येक ऊर्जा स्रोत के अकेले कार्य करने पर एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज या एलिमेंट से होकर जाने वाले करंट के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है, जहां एक ऊर्जा स्रोत के कार्य करने पर अन्य ऊर्जा स्रोत को शॉर्ट करके दिखाएंगे अगर वह वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। अगर वोल्टेज सोर्स होगा तो क्या करेंगे हम लोग, उसको ओपन करके दिखा देंगे, ठीक है। अगर वह करंट सोर्स है तो उसे शॉर्ट कर देंगे हम। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है।
अब इसको समझते हैं क्या है ये। देखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम में पहला कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से फिर से सुन लीजिए एक बार। मैं अभी बोल रहा था तो हो सकता है उसमें कन्फ्यूज़न हो गया हो। अभी आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम, दो या दो से अधिक एनर्जी सोर्स होने चाहिए। ठीक है, दो या दो से अधिक एनर्जी सोर्स होने चाहिए हमारे सर्किट में। पहला काम ये याद रखना है आपको। दूसरा स्टेप क्या है, अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, मान लो दो या दो से अधिक वोल्टेज सोर्स है, तो जब एक वोल्टेज सोर्स को लेंगे, दो वोल्टेज सोर्स है मान लो हमारे सर्किट में, उसमें से एक वोल्टेज सोर्स का जब प्रभाव देखेंगे तो दूसरे वाले वोल्टेज सोर्स को हम कर देंगे शॉर्ट सर्किट। क्या कर देंगे? शॉर्ट सर्किट। और अगर दो या दो से अधिक करंट सोर्स है और एक करंट सोर्स का प्रभाव देख रहे हैं तो दूसरे वाले को कर देंगे ओपन। ये हमारा क्लियर कंसेप्ट हो गया। समझ में आ रहा है? इसी को ध्यान रखिए। दो या दो से अधिक एनर्जी सोर्स होने चाहिए। एनर्जी सोर्स का मतलब या तो वोल्टेज सोर्स दो या दो से अधिक होगा या फिर करंट सोर्स होगा। अगर हम एक वोल्टेज सोर्स का प्रभाव देख रहे हैं तो दूसरे वाले वोल्टेज सोर्स को उस समय हम लोग शॉर्ट सर्किट करके दिखाएंगे। और अगर हमारे सर्किट में दो या दो से अधिक करंट सोर्स हैं और एक करंट सोर्स का हम प्रभाव देख रहे हैं तो दूसरे वाले करंट सोर्स को ओपन कर देंगे। क्या कर देंगे? ओपन सर्किट कर देंगे। ये चीज़ ध्यान में रखना है। देखिए, अभी क्लियर हो जाएगा। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है ना तो पहले सुनिए, केवल नियम को सुनिए, समझिए, फिर क्लियर धीरे धीरे होगा। मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए और स्क्रीन पे देखते रहिए। हमारे पास एक ये सर्किट है हमारे पास, ठीक है। इसमें दो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? दो वोल्टेज सोर्स हमारे पास लगा हुआ है। ये R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसमें ये E1 वोल्टेज सोर्स है, एक E2 वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे। अब सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है कि अगर हम इसको सॉल्व करें और हमको क्या करना है, सर्किट में बोला गया है कि R3 रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज लग रहा है, R3 रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज लग रहा है, या ये भी पूछा जा सकता है कि R3 रेजिस्टेंस से होकर जाने वाले करंट का मान बताइए। क्या पूछा जा सकता है? पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि R3 जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, या R3 से होकर गुजरने वाले करंट या धारा का मान मुझे बताइए। अगर मान लो धारा का मान पूछ रहा है और सुपरपोजिशन थ्योरम से हमको लगाना हो तो क्या करेंगे? क्या कहता है सुपरपोजिशन थ्योरम? सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि जिस भी सर्किट में दो या दो से अधिक एनर्जी सोर्स हो, तो इसमें क्या है, दो एनर्जी सोर्स है ना, E1 है और E2 है हमारे पास। अब दो या दो से अधिक एनर्जी सोर्स होगा तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है कि आप एक एक एनर्जी सोर्स को लीजिए एक वन टाइम में, और एक एनर्जी सोर्स के कारण जिस भी एलिमेंट में करंट या वोल्टेज निकालना है उसमें उसका प्रभाव देखिए, और बाद में लास्ट में क्या करिए, जो उसका रिजल्ट आए उसको क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए, जोड़ दीजिए, अलजेब्रिक सम कर दीजिए, तो वो मान निकल जाएगा। अब ये क्या मैं कह रहा हूँ इसको समझो फिर से। कहने का मतलब सबसे पहले मुझे क्या करना है, किसी एक एनर्जी सोर्स को लेना है। तो मैं ले रहा हूँ E1 को। जब E1 को लूँगा तो दूसरे वाले एनर्जी सोर्स को क्या कर देना है हमको, अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट कर देंगे, करंट सोर्स है तो ओपन कर देंगे। यहाँ पे दूसरा वाला एनर्जी सोर्स भी क्या है, वोल्टेज सोर्स ही है, तो इसको शॉर्ट कर देंगे। अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए शॉर्ट कर देंगे। अब शॉर्ट सर्किट करने के बाद अब इस सर्किट को हल करेंगे और हल करके हम ये निकालेंगे कि E1 के कारण R3 रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है। समझ में आया? हमने क्या किया, पहले E1 वोल्टेज सोर्स को प्रभावी लिया और E2 चूँकि वोल्टेज सोर्स है, E2 दूसरा वाला एनर्जी सोर्स वोल्टेज सोर्स है, इसलिए इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया और इस सर्किट को हल करके R3 रेजिस्टेंस से होकर गुजरने वाले करंट का मान निकाला। ठीक, फिर दूसरी बार क्या करेंगे, उसका मान निकाल के रख लेंगे। दूसरी बार क्या करेंगे, अब हम E2 रेजिस्टेंस को लेंगे, E2 वोल्टेज सोर्स एनर्जी सोर्स को लेंगे। अब हम E1 को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, यहाँ शॉर्ट कर देंगे। अब इसको हल करेंगे और इसमें से होकर जाने वाले करंट का मान निकाल लेंगे, I2। पहले मान लो I1 आया था E1 के कारण, E2 के कारण I2 आ गया। ठीक है, तो अब समझने की बात है, हमारे पास दो कंडीशन में करंट आया है। देखो, E1 का जब प्रभाव लिए थे तो I1 करंट आया है, E2 का जब प्रभाव मैंने लिया तो हमारे पास I2 करंट आया है। ये समझ। अब
R3 बीच में था हमारे पास और इधर से I1 आया था E1 के कारण और इधर से I2 आया था E2 के कारण। अब ये कह रहा है, सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है कि अलग अलग निकाल के अगर हम अलजेब्रिक सम कर दें, जोड़ दें उसका मान, तो जो एक्चुअल मान है दोनों के कारण वो निकल के आ जाएगा। तो दोनों के कारण जो मान हमारे पास आएगा वो I1 प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ देना अलजेब्रिक सम, और ये करंट होगा हमारे R3 रेजिस्टेंस से होकर जाने वाले करंट का मान। यही कहता है सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो उसमें और आसानी से चीज़ें क्लियर होंगी। अभी जो नियम है, रूल है, उसको देखना है। फिर देखो, अभी इंपॉर्टेंट टर्म है कुछ इसमें। रेखीय लीनियर एलिमेंट क्या है, बाइलेटरल नेटवर्क क्या है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। लीनियर एलिमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी एलिमेंट को हम लोग लीनियर बोलेंगे अगर उसमें से होकर गुजरने वाले करंट का मान और उसके सिरे पे लगने वाले वोल्टेज के मान के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें और एक सीधी रेखा मिले। मतलब हमारे पास कोई एलिमेंट है, मान लो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वोल्टेज V लग गया है यहाँ के इसके क्रॉस, करंट इसमें I फ्लो हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ खींचूँ, मतलब इस एलिमेंट के लिए, R रेजिस्टेंस के लिए, और एक सीधी रेखा मिल जाए, तो हम बोलेंगे कि जो R एलिमेंट है वो क्या है? रेखीय एलिमेंट है, लीनियर एलिमेंट है। तो उस एलिमेंट को हम लोग लीनियर एलिमेंट बोलेंगे जिस एलिमेंट से होकर गुजरने वाले करंट के मान और उस पर सप्लाई किए गए वोल्टेज के मान के बीच में ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा मिलती हो, उसे ही रेखीय एलिमेंट कहेंगे। और आपको कुछ चीज़ें याद आ रही होंगी कि जो ये ग्राफ था ना, ये जो अभी मैंने ग्राफ बनाया है करंट और वोल्टेज के बीच में जो बनाया है, तो ये ग्राफ हमको ओम्स लॉ में देखने को मिलता था। तो हम एक तरीके से और परिभाषित कर सकते हैं रेखीय एलिमेंट को कि वह एलिमेंट जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, क्या करे? वह एलिमेंट जो ओम्स लॉ को फॉलो करे उसे हम लोग लीनियर एलिमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे दो परिभाषाएं लीनियर एलिमेंट के लिए हमें देखने को मिलती हैं। पहला, अगर किसी एलिमेंट से होकर गुजरने वाले धारा और उसके सिरों पे सप्लाई किए गए वोल्टेज के बीच में ग्राफ खींचें और एक सीधी रेखा मिले तो उसे लीनियर एलिमेंट बोलेंगे। या दूसरी परिभाषा है हमारे पास कि अगर हमारा दिया हुआ एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट या इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ओम्स लॉ को फॉलो करे तो हम उसे लीनियर एलिमेंट कहेंगे। ये बात हो गई लीनियरिटी की, लीनियर एलिमेंट की। अब हम समझेंगे बाइलेटरल किसे कहेंगे। तो वो कुछ अंग्रेजी के शब्द हैं, तो उसे डरना नहीं चाहिए आप लोग, क्योंकि मैं तो हिंदी मीडियम हूँ, अंग्रेजी बहुत ज़्यादा आ रही है। ये अंग्रेजी नहीं है, ये जनरल नॉर्मल बातचीत की भाषा है। बाइलेटरल मतलब होता है बाइलेटरल। मैं इसको समझा देता हूँ बाइलेटरल का मतलब। बाइलेटरल का मतलब देखो, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। अगर करंट मैं इधर से फ्लो कर रहा हूँ, पहले केस में पहला कंडीशन करंट मैं इधर से फ्लो करा रहा हूँ, ठीक है, और वही वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे मतलब वही रेजिस्टेंस यहाँ रख रहे हैं और एक बार करंट इधर से फ्लो करा रहे हैं। ठीक, तो ये रेजिस्टेंस है, इसमें करंट या धारा का जो डायरेक्शन है, करंट का जो डायरेक्शन है, उसको चेंज करने पर इसके क्रियाविधि में कोई प्रभाव ना आए। समझ रहे हो? और रेजिस्टेंस में ऐसा होता है, रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा का मान अगर हम चेंज कर दें, करंट का मान अगर, मान नहीं चेंज करना, सॉरी मान नहीं, करंट का डायरेक्शन, फ्लो ऑफ करंट, करंट के प्रवाह की दिशा अगर हम चेंज कर दें रेजिस्टेंस में, तो रेजिस्टेंस जो अपना प्रभाव दिखाता है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। मतलब रेजिस्टेंस अपना नेचर वैसा ही शो करेगा हर एक कंडीशन में, चाहे धारा की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट हो या फिर धारा की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट हो। तो मतलब ये हम कहना चाहते हैं कि बाइलेटरल एलिमेंट जो है ऐसा एलिमेंट होता है जो धारा के दिशा में परिवर्तन से अपनी क्रियाविधि में कोई परिवर्तन शो न करे। ठीक है, मतलब धारा की दिशा कुछ भी हो, उससे होकर गुजरने वाले धारा की दिशा कुछ भी हो, तो दिशा पे उसका मैकेनिज्म या उसकी क्रियाविधि डिपेंड नहीं कर रही है, तो उसे बाइलेटरल बोलेंगे। अब बाइलेटरल है तो एक और हमारे पास आता है टर्म यूनिलैटरल। अब हम डायोड की बात करते हैं, आपको बताते हैं। ये डायोड का एक सिंबल हो गया, आपको पता है। फॉरवर्ड बायस में क्या करते हैं? फॉरवर्ड बायस में
इसके पी टर्मिनल को धनात्मक सिरे से जोड़ते हैं और एन टर्मिनल को नेगेटिव सिरे से हम लोग जोड़ते हैं बैटरी के, तब इसमें करंट फ्लो होता है। लेकिन क्या बताइए कि क्या मैं इसी डायोड में, जो अभी डायोड मैंने बनाया है ये, क्या इसी डायोड में अगर मैं P को नेगेटिव से जोड़ दूं और N को पॉजिटिव से जोड़ दूं तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा? तो आप बोलेंगे नहीं सर, इसमें करंट नहीं फ्लो होगा क्योंकि ये रिवर्स बायस में है। मतलब एक डायोड में अगर धारा की दिशा हम लोग परिवर्तित करते हैं तो उसकी क्रियाविधि में अंतर आ जाता है। क्रियाविधि में अंतर आने का मतलब कि एक निश्चित दिशा में धारा प्रवाहित होने पर डायोड अपने अंदर से करंट को होकर जाने देगा, लेकिन उसके विपरीत धारा की दिशा होने पर डायोड ओपन सर्किट के तरीके से या खुले परिपथ के रूप में कार्य करने लगता है। तो इस तरीके से डायोड हम बोलेंगे कि डायोड एक बाइलेटरल एलिमेंट नहीं है। क्या है? एक बाइलेटरल एलिमेंट नहीं है। तो डायोड हुआ क्या? यूनिलैटरल। यूनि मतलब एक ही दिशा, यूनि का मतलब एक ही दिशा, मतलब यूनिलैटरल मतलब एक ही दिशा में करंट के प्रवाह पर ही जो है अनुमति देता है। और बाइलेटरल का मतलब कि दोनों दिशा में करंट का प्रवाह अगर हो तो दोनों दिशा में वो समान नेचर शो कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यूनिलैटरल और बाइलेटरल का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर से मैं एक बार सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ देता हूँ। इसके बाद जब हम अभी इसका न्यूमेरिकल या प्रोसेस देखेंगे तो वहाँ से जो चीज़ें हैं, जो कंसेप्ट है, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर से देखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम, किसी रैखीय या लीनियर एलिमेंट जो कि बाइलेटरल हो में जो एक या एक से अधिक एनर्जी सोर्स वाला हो, मतलब कोई ऐसा सर्किट चाहिए जिसमें लीनियर और बाइलेटरल एलिमेंट लगे हों और एक या एक से अधिक एनर्जी सोर्स हों। सॉरी, एक से अधिक ही होने चाहिए, एक नहीं होने चाहिए। जब एक ही एनर्जी सोर्स होगा तो सुपरपोजिशन थ्योरम लगाने की आवश्यकता क्या है? सुपरपोजिशन थ्योरम हम वहीं लगाते हैं जहाँ एक से अधिक एनर्जी सोर्स हों, 2 एनर्जी सोर्स हों, 3 एनर्जी सोर्स हों, वहाँ पे लगाते हैं। आगे क्या है देखते हैं। में किसी एलिमेंट के एक्रॉस वोल्टेज या किसी एलिमेंट से होकर गुजरने वाले करंट का मान प्रत्येक ऊर्जा स्रोत के अकेले कार्य करने पर एलिमेंट के एक्रॉस वोल्टेज या एलिमेंट से होकर जाने वाले करंट के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। मतलब अकेले दो या दो से अधिक अगर एनर्जी सोर्स हैं तो अगर हमको किसी भी एलिमेंट या सर्किट के तत्व के एक्रॉस वोल्टेज निकालना हो या करंट निकालना हो तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है कि हम 2 या 2 से अधिक एनर्जी सोर्स होने के बावजूद एक एक एनर्जी सोर्स का प्रभाव अगर हम सिंगल टाइम में लें और मान निकालें तो अलजेब्रिक सम जब करेंगे उस मान का तो ओवरऑल जो इफेक्ट है सर्किट में उस एलिमेंट पर हमें दिख जाता है। ठीक है, अब इसमें आगे क्या कह रहा है। जहां एक ऊर्जा स्रोत के कार्य करने पर अन्य ऊर्जा स्रोत को शॉर्ट करके दिखाएंगे। ठीक है, एक ऊर्जा सोर्स एक समय में काम करेगा तो अन्य जो ऊर्जा सोर्स उसमें हैं उसे शॉर्ट सर्किट दिखाएंगे। अगर वह वोल्टेज सोर्स है, मतलब ऊर्जा सोर्स वोल्टेज सोर्स हो सकता है या करंट सोर्स हो सकता है, तो एक समय में एक ऊर्जा स्रोत का प्रभाव देखेंगे और दूसरा वाला जो बचा हुआ एनर्जी सोर्स है वो अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसे शॉर्ट कर देंगे, और अगर दूसरा वाला एनर्जी सोर्स करंट सोर्स है तो उसे ओपन करके हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, ये हो गया सुपरपोजिशन थ्योरम, ये हो गया हमारे पास सुपरपोजिशन थ्योरम। अब सर्किट को हल करने का क्या क्रम है, क्या तरीका है, इसको हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सर्किट में किसी एक सोर्स को चुनें। सबसे पहला काम सर्किट में किसी एक सोर्स या एनर्जी सोर्स को चुनना है और अन्य आइडियल वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दें। मतलब एक एनर्जी सोर्स का प्रभाव रहने दें, उसे दिखाएं, और बचे हुए जो एनर्जी सोर्स हैं उसमें क्या काम करना होगा। तो बचे हुए जो एनर्जी सोर्स हैं, अगर बचे हुए एनर्जी सोर्स में वोल्टेज सोर्स है तो उसे शॉर्ट सर्किट कर दें, और अगर करंट सोर्स है तो उसे ओपन सर्किट कर दें। नेक्स्ट स्टेप क्या है। एक सोर्स के कारण डिजायर्ड एलिमेंट से होकर जाने वाले करंट या वोल्टेज का मान पता करें। मतलब जिस एक सोर्स को हमने चूज़ किया है उसके कारण जिस एलिमेंट में हमको वोल्टेज या करंट निकालना है उसमें वोल्टेज या करंट का मान हम लोग पता
कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, अन्य सोर्स के लिए ये प्रक्रिया दोहराएं। मतलब जितने भी सोर्स होंगे उतनी बार हमको ये प्रक्रिया दोहरानी होगी। मतलब हर एक एनर्जी सोर्स के कारण उस एलिमेंट से होकर गुजरने वाले करंट या वोल्टेज सोर्स का मान हमें एक एक करके निकालना होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, चौथा स्टेप, डिजायर्ड एलिमेंट के करंट या वोल्टेज के लिए प्रत्येक से प्राप्त मान का अलजेब्रिक सम लीजिए। मतलब जो ओवरऑल सर्किट का इफेक्ट उस एलिमेंट पर होगा, मतलब ओवरऑल सर्किट के कारण, ओवरऑल एनर्जी सोर्स के कारण जो डिज़ायर्ड एलिमेंट से होकर गुजरने वाले करंट या वोल्टेज का जो मान होगा वो इंडिविजुअल एनर्जी सोर्स के प्रभाव का अलजेब्रिक सम होगा। चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अभी हमको एक सर्किट दिख रहा है जिसमें दो एनर्जी सोर्स दिख रहे हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए सबसे पहला कंडीशन मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखिए कि सर्किट में दो या दो से अधिक एनर्जी सोर्स होने चाहिए। ठीक है, दो या दो से अधिक एनर्जी सोर्स होने ही चाहिए, तभी हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर पाते हैं। तो अभी हम अगर सर्किट देखें अपने सामने तो यहाँ पे दो एनर्जी सोर्स 12 वोल्ट का और 16 वोल्ट का हमें दिख रहा है। 12 वोल्ट का एनर्जी सोर्स है और 6 वोल्ट का एनर्जी सोर्स है और 3 रजिस्टेंसेस लगे हुए हैं सर्किट में, तो ये हमें अभी दिख रहा है। अब इसको सॉल्व करना है सुपरपोजिशन थ्योरम से, तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम किसी एक एनर्जी सोर्स को सेलेक्ट करेंगे। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 12 वोल्ट के एनर्जी सोर्स को। तो 12 वोल्ट के एनर्जी सोर्स को सेलेक्ट करेंगे और अगर हमें 2 ओम में करंट का मान निकालना है तो ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए सर्किट में बीच वाले 2 ओम से होकर गुजरने वाले धारा का मान सुपरपोजिशन थ्योरम की सहायता से ज्ञात करिए। किसकी सहायता से, सुपरपोजिशन थ्योरम की सहायता से। तो धारा का मान बीच वाले 2 ओम में, ठीक है, बीच वाले 2 ओम में सुपरपोजिशन थ्योरम की सहायता से ज्ञात करने के लिए पहला स्टेप, किसी एक एनर्जी सोर्स को लेंगे। तो 12 वोल्ट के एनर्जी सोर्स को मैंने लिया और 6 वोल्ट के एनर्जी सोर्स को हमें शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं, देखिए आप लोग। तो आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक सर्किट दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एक सर्किट दिख रहा है। इसमें 12 वोल्ट का एनर्जी सोर्स तो है, लेकिन जो 6 वोल्ट का एनर्जी सोर्स था इसको हमने यहाँ से शॉर्ट कर दिया है। क्योंकि वोल्टेज सोर्स था, दूसरा वाला जो बचा हुआ एनर्जी सोर्स है वो वोल्टेज सोर्स है, तो इसे हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। 12 वोल्ट के एनर्जी सोर्स के कारण हम देखेंगे कि बीच वाले 2 ओम में कितना करंट आ रहा है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा है कि आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। ये आर इक्विवेलेंट निकालना सीरीज पैरेलल कनेक्शन जो रेजिस्टेंस का होता है, ये पहले लेक्चर में डिस्कस किया जा चुका है। अगर अभी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप शुरुआत से जो है लेक्चर देखेंगे, तो कैसे हम रेजिस्टेंसों का कनेक्शन करते हैं, सीरीज कनेक्शन होता है, पैरेलल होता है, कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, बड़े अच्छे तरीके से हमने समझा है। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं कि 12 वोल्ट के एनर्जी सोर्स के कारण बीच वाले 2 ओम, रुकिए 2 मिनट मैं आपको समझाता हूँ, ये बड़ा कर लेने दीजिए मुझे डायग्राम, फिर इसको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए, अब मैंने 12 वोल्ट के कारण इस बीच वाले 2 ओम में से होकर जाने वाले करंट का मान निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये 2 ओम है, यहाँ भी 2 ओम है, यहाँ भी 2 ओम है, 2 ओम के रेजिस्टेंसेज हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगा तो ये 2 ओम और ये 2 ओम समांतर क्रम में है, मतलब ये कनेक्शन समांतर क्रम में है। तो 2 ओम का समांतर क्रम में निकालेंगे तो 1 ओम होगा, और 1 ओम और ये 2 ओम आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज कनेक्शन में। किस में हो जाएंगे, सीरीज कनेक्शन में हो जाएंगे। तो इसलिए उसको मैं जोड़ दूंगा तो हमारे पास ओवरऑल आ जाएगा रेजिस्टेंस 3 ओम। जब 3 ओम रेजिस्टेंस आएगा और करंट का मान निकालना होगा, तो करंट का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, करंट का मान निकालने के लिए उस करंट का मान जो इधर से होकर जा रहा है उस करंट का मान निकालने के लिए I=V/R करेंगे। तो वोल्टेज का मान चूँकि 12 है बटे आर का मान इक्विवेलेंट 3 आया है, 4 एम्पियर की धारा हमारे पास आ गई। मतलब 12 वोल्ट का एनर्जी सोर्स
4 एम्पीयर की धारा को अपने से होकर गुजारेगा। अब ये 4 एम्पीयर की धारा जब आएगी और इस बिंदु तक आएगी तो हमको देखना है कि इस 2 ओम से होकर गुजरने वाले करंट का मान क्या है। तो जब हम देखते हैं कि यह इस बिंदु पर आने पे करंट को 2 दिशाएं मिलती हैं, इधर जाने के लिए और इधर जाने के लिए, और दोनों दिशाओं में रजिस्टेंसों का मान बराबर है, तो धारा जो है बराबर बराबर भाग में बट जाएगी। मतलब 4 एम्पीयर की जो धारा है वो 2 एम्पीयर और 2 एम्पीयर में डिवाइड हो जाएगी। अर्थात बीच वाले 2 ओम के रेजिस्टेंस से होकर गुजरने वाले करंट का मान जो होगा वो होगा 2 एम्पीयर। क्या होगा? 2 एम्पीयर होगा। अब हम दूसरे कंडीशन में देखेंगे। अब हम 12 वोल्ट के एनर्जी सोर्स के कारण बीच वाले 2 ओम से होकर गुजरने वाले करंट का मान तो निकाल लिया मैंने कि 2 एम्पीयर हो गया। अब हम निकालेंगे 6 वोल्ट के कारण बीच वाले 2 ओम के रेजिस्टेंस से होकर गुजरने वाले करंट का मान क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, वही प्रक्रिया फिर से दोहरानी है, लेकिन इस बार 6 वोल्ट के एनर्जी सोर्स को लेंगे और जो यहाँ 12 वोल्ट का एनर्जी सोर्स था उसे शॉर्ट सर्किट करेंगे। फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान हमारा आएगा 3 ओम, और करंट का मान निकालने का प्रयास करेंगे तो करंट का मान V/R होगा। तो वोल्टेज सोर्स 6 है और R आया है 3, मान आ जाएगा 2 एम्पीयर। ठीक है। जब 2 एम्पीयर यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से 2 एम्पीयर निकल रहा है, ये 2 एम्पीयर यहाँ पे आएगा 2 एम्पीयर की धारा। इसको 2 दिशाएं दिखेंगी, एक इधर से एक इधर से जाने के लिए, और दोनों दिशाओं में रेजिस्टेंसों का मान 2 ओम और 2 ओम है। अर्थात बराबर बराबर रेजिस्टेंसेस दोनों दिशाओं में हैं, तो जो 2 एम्पीयर की धारा है वो बराबर बराबर भागों में बट जाएगी। मतलब 1 एम्पीयर की धारा और 1 एम्पीयर की धारा, अर्थात बीच वाले 2 ओम के रेजिस्टेंस होकर गुजरने वाले करंट का मान 1 एम्पीयर होगा। ठीक है, 1 एम्पीयर होगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब ओवरऑल सर्किट को सॉल्व करते समय अब देखेंगे कि बीच वाले 2 ओम से करंट का मान कितना होकर गुजर रहा है। तो हमें 2 एनर्जी सोर्स है, तो 2 बार हमने जो है सर्किट को सॉल्व किया। पहली बार 2 एम्पीयर आया, दूसरी बार 1 एम्पीयर आया। 2 एम्पीयर 12 वोल्ट के एनर्जी सोर्स के कारण बीच वाले रेजिस्टेंस का प्रभाव है, और 1 एम्पीयर 6 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स या एनर्जी सोर्स के कारण उसमें प्रभाव है। अब दोनों को हमने जोड़ दिया है तो उत्तर हमारे पास आया है 3 एम्पीयर। क्या आया है? 3 एम्पीयर। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, सुपरपोजिशन थ्योरम समझ में आया है। ये एक सामान्य सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये थ्योरम के साथ साथ जो रेजिस्टेंसों का कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन, करंट डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और ये सारी चीज़ों के लिए मैंने वीडियो लेक्चर जब स्टार्ट किया था तो पहले ही चैप्टर में जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें मैंने इन सब चीज़ों को डिस्कस किया था। अगर अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल रहा है, कैसे करंट को डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए आप पहले लेक्चर में जाइए और उस वीडियो को देखिए। उम्मीद करता हूँ आज आपको ये समझ में आया होगा। इसके लिए अगर चीज़ें क्लियर समझ में आ रही हों तो इसके लिए वीडियो को लाइक करिएगा, जो सुझाव है उसे कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मोटिवेशन के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।